तो सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा। ने ये कहा कि आपके कक्ष में बता दूंगा, मैं इसमें प्रश्न पूछना नहीं चाहता, कोई ना कोई कारण होगा। ये बात पहले भी आई है। मेरा ये कहना है कि उसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और संज्ञान जब तक नहीं लेंगे स्थिति रहेगी वो ठीक नहीं है। ठीक है, जब प्रश्नकर्ता संतुष्ट है, मंत्री जी संतुष्ट है, आप नहीं, मंत्री जी से कोई संतुष्ट, इन मंत्रियों से तो ये लोग संतुष्ट नहीं है, तो बाकी के संतुष्ट होने का प्रश्न ही नहीं है। अध्यक्ष और जी, मंत्री को गुमराह अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारी का बचाव मंत्री कर रहे हैं। ये नेताजी कहे संतुष्ट होंगे, ये बता दें। नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर में आपके पूछ रहा हूं, आप लोग संतुष्ट करेंगे। नेताजी, प्रश्न ये है नेताजी कि जो बात आई है नेताजी आपके संज्ञान में है, प्लीज एक मिनट नेताजी सुन तो लीजिए। जो आपके संज्ञान में है, मेरा ये कहना है कि वो स्थिति आने वाले समय में उत्पन्न न हो, ऐसी कुछ व्यवस्था आप तय करेंगे। चलिए ठीक है, मैं करता हूँ उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, केशव प्रसाद जी चंद्र, प्रश्न करिए। एक मेरा निवेदन सर, अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको जाना है, एक निवेदन, इनको जाना है बिलासपुर मेरे ख्याल से। प्रश्नकाल के बाद जाएंगे ना? नहीं, प्रश्नकाल तो 12 बजे तक तय है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए। आज लगातार जितने प्रश्न आ रहे हैं सब रूलिंग पार्टी के विधायकों के हैं, और सारे लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और आप क्यों बेचैन हैं? अजय चंद्राकर जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का प्रश्न आया और उन्होंने प्रश्न पूछने से इनकार किया। आखिर वो क्यों प्रश्न नहीं कर रहे हैं? वो तो बात जांच करना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी। उनने हमसे बात होनी चाहिए। ठीक है, हर प्रश्न खड़े हो। केशव चंद्र जी आप पूछिए अपना प्रश्न। माननीय अध्यक्ष अब आपका महोदय, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपकी खड़े होने की क्षमता खत्म हो गई है। नहीं, अब आपका स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं, खड़े हो नहीं पाते, और जिसको कक्ष में जवाब लेना था, यहाँ प्रश्न लगाने की जरूरत क्या थी? केशव चंद्र जी आप प्रश्न। कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी को बोलते हैं दाल भात में मंत्री का जवाब आया है। इसमें मेरे को एक ही प्रश्न करना है। भात माहौल गांव जयजयपुर तहसील में है, जहां वहां बाढ़ से घिर गए थे। रेस्क्यू टीम आ करके 85 लोगों को निकाले हैं। करीब 34 घर पूर्ण रूप में वहां क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन उस गांव का एक भी प्रकरण 6-4 के अंतर्गत मुआवजा नहीं दिया गया है। आप 3 करोड़ से ज्यादा मुआवजा पूरे जिले में दिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित गांव भात माहौल में ना पटवारी प्रकरण बनाया, ना आपका एसडीएम वहां मुआवजा दिया। 5 बार मैं पत्र लिखा हूं। ऐसे क्या कारण है कि उस गांव से क्या दुर्भावना है प्रशासन के अधिकारियों को कि वहां प्रकरण नहीं बनाए, उनको मुआवजा नहीं मिला? गांव का नाम क्या आप बताइए। जांच करवाएंगे और उनको मुआवजा दिलवाएंगे क्या? गांव का नाम फिर बताइए। भात माहौल अधिकांश लोग मुआवजा दिया गया है, और अगर छूट गया तो उसको दिखवा लेंगे और मुआवजा मिल जाएगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, रामलाल जी को। अध्यक्ष महोदय, ये मैं दूंगा। चलिए, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्ण क्षति में कत्ता मिलते, अल्प क्षति में कत्ता पैसा मिलते, एक बारे में मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी ला। मंत्री जी अभी विचलित है, सुन नहीं रहे हैं आपकी बात। मंत्री जी मंत्री जी ऐसे ही जवाब दे दीजिए ना, उसके लिए कागज की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, उसके लिए पर्ची की जरूरत नहीं है, ऐसे जवाब दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री जी, ओ मंत्री जी, मंत्री जी एक जवाब दीजिए उसका। क्या जी? एक जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी कि काकरो घर फूट थे, ओला कत्ता मुआवजा मिलते, 3 प्रकार के क्राइटेरिया बनाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी कि काकरो घर फूटे वाला मुआवजा मिली कथा ने एक बल्ली ले मिल देते, आप प्रश्न पूछिए, तो बढ़ाया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुआवजा का हर चीज का निर्धारण अलग अलग है, और जिस प्रकार से जो क्षति होती है उसको मुआवजा प्रदान किया जाता है। वो धर्रा चला था, गरीब मन के बढ़ते नहीं, बाकी पेट्रोल के डीजल सब के भाव बढ़ा जाते, टीन के भाव बढ़ा जाते, मोर कहना है पूरा कि उहूला बढ़ा दिया जाए। जो मुआवजा निर्धारित है उसके मुताबिक भुगतान किया गया है, अगर उसमें किसी कटौती हुई तो बताइए आप। माननीय मंत्री जी, ये बात नहीं है, बात इस बात का है कि अभी तक जो निर्धारित मुआवजा की राशि जो देने का प्रावधान है वो कम है। आज के हिसाब से कुछ बढ़ाने का भी प्रावधान है क्या आपका? विचार करेंगे। अभी कोई बढ़ाने का प्रावधान नहीं है, बाद में देखा जाएगा उसको। कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, मैं मुस्कुरा के पूछ रहा हूँ। ऐसा गुस्सा में रहते हैं, पहली बार मुस्कुरा के आप पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, कौशिक जी का बोलते हैं स्वभाव जो है बहुत सौम्य है। ये जो सूखा राशन का वितरण 20 किलो में जो किया गया है, और जो सूखा राशन का
तो बजट पर उम्मीदें हैं लोगों की छत्तीसगढ़ की, लेकिन अभी पिटारा नहीं खुला है। आखिर क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। विजय झा जी मौजूद है हमारे साथ में। विजय जी स्वागत है आपका। बीजेपी से संजय जी आ चुके हैं। संजय जी आपका भी स्वागत है। और अर्थशास्त्री, चूंकि बजट का मामला है तो रविंद्र जी भी आए हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में रविंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि उम्मीदों को लेकर जब हम चर्चा करेंगे तो बीजेपी, कांग्रेस और कर्मचारी सब अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर बजट के तौर पर इसको हम चर्चा करना चाहें, चूंकि पूरा एक साल कोरोना में लॉकडाउन रहा, कामकाज प्रभावित रहा, अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई है, आपको लगता है इस बजट में जो फोकस होगा किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे? देखिए, इससे पहले कि फोकस इस बजट पे हम थोड़ा सा चर्चा करें, एक मिनट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट का जब पूरा विश्लेषण होगा वो तीन बातों पे सामान्य रूप से होता है। एक तो क्या है कि पूरी जो इकोनॉमी क्या की जो स्थिति है उसका प्रभाव बजट पे पड़ता है, क्योंकि वो एक स्पेस देता है फाइनेंस मिनिस्टर को कि हम किस प्रकार का बजट पेश कर पाए। तो आर्थिक जो स्थितियां हैं उससे प्रभावित होता है। दूसरा ये होता है कि जो हमने इस साल जो बजट रखा हुआ था, ऑलरेडी जो बजट हमारा था, उसको जब हम रिवाइज एस्टिमेट देंगे तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। और ये रिवाइज एस्टिमेट काफ़ी चेंज इसलिए होंगे क्योंकि इस साल जो ये एक बड़ा संकटपूर्ण वर्ष था, तो वो भी एक देखने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बजट के अंदर। और तीसरी जो कि हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि आने वाले बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन के लिए तो मुझे लगता है कि जो अभी स्वास्थ्य पे फोकस रहना बहुत ही लाजमी है और सरकार को करना भी चाहिए स्वास्थ्य पे, और ना केवल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए करें, बल्कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ है, जो कि जिसमें कि हम निवारक जो है रोग उपचार जो है, जिसमें कि हम कहते हैं कि भाई स्वच्छ जल की उपलब्धता सब लोगों तक होनी चाहिए, गाँव में भी लोगों को होना चाहिए। दूसरा जो है आपको जो है कुपोषण से मुक्ति होनी चाहिए, कुपोषण ना हो महिलाओं और बच्चों के लिए। और तीसरा मैं कहूँगा कि जो स्वच्छता है, तो ये जो एक जिसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ जो कहते हैं इन पे होना चाहिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। और दूसरी बात जो कि सरकार की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रही है, सरकार का जो ज़्यादा ध्यान रहा है कि किसान और जो है ग्रामीण विकास की ओर सरकार ने ध्यान दिया है, तो उस पे ज़रूर इनकी जो फ्लैगशिप स्कीम है, कुछ स्कीम है, उन पे ये इनका एलोकेशन रहेगा। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो आपकी अर्थव्यवस्था, जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को उसको जो गति देगा या उस पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था निर्भर करेगी, रोजगार निर्भर करेगा, वो रहेगा कि आप कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, कितना आपका कैपिटल आउटले कितना हो रहा है बजट का। तो ये एक देखने की बात होगी बजट में कि इसको कितना ये बढ़ा पाते हैं। और निश्चित रूप से चुनौती है, लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ सामने ये चुनौती भी रहेगी कि जो इस प्रकार से जो संकट रहा है और राजस्व पे जो दबाव रहा है, तो किस प्रकार से हम रिवाइज एस्टिमेट में किस प्रकार से हम घाटे को मैनेज करते हैं और आगामी वर्ष के लिए क्या हम घाटे का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। ये एक बड़ी चुनौती फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, जो कि चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके सामने रहेगी। यही बजट की चुनौती होती है रविंद्र जी की, घाटे को भी मैनेज करना है, आने वाले सालों में लोगों को सारी चीजें सुविधा भी देनी है। और खास करके जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में जब वैसे ही आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है, ऐसे में कैसे तमाम सेक्टर्स को सीएम जो है वो मैनेज कर पाते हैं। संजय जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि विपक्ष के तौर पर मैं आपसे यहां पर चर्चा करना चाहूंगी, आपको लगता है कि कोरोना का संकट वाकई एक ऐसा संकट था, गंभीर था, चाहे छत्तीसगढ़ की नहीं किसी भी राज्य के लिए आप बात करें, जब पूरी की पूरी जो स्थितियां थी वो गड़बड़ा गई थी, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे निर्माण की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे गांव की खेती किसानी की बात करें, विपक्ष के तौर पर कैसे देखेंगे आप? देखिए ज्योति जी, किसी भी राज्य का बजट हो या केंद्र का बजट हो, देश का बजट जब पेश होता है उसके पहले देश की जनता को या प्रदेश की जनता को उस बजट से बहुत उम्मीदें होती हैं कि उस बजट में उस वर्ग के लिए, या वो जिस वर्ग में काम करते हैं, चाहे हम शासकीय कर्मचारी की बात करें या किसानों की बात करें या फिर विभिन्न वर्ग के लोग हैं, उनकी ये अपेक्षाएं रहती हैं कि इस बजट के अंदर में उनको निश्चित रूप से सरकार कोई प्रस्तुतिकरण करेगी, सरकार उसमें प्रावधान रखेगी। देखिए, बजट भविष्य की योजनाओं को लेकर साल भर के लिए जो गतिविधियां होती हैं उसके संचालन के लिए बजट तैयार किया जाता है, और उसमें क्या राजस्व आएगा, क्या अनुमान होगी, उसके आधार पर भविष्य की योजनाएं बनती हैं। तो मुझे लगता है कि कोरोना काल जो पिछले वर्ष का था, 2020-21 की हम बातचीत करें, तो निश्चित रूप से ये कोई इसलिए नहीं
कि कोई सरकारें हैं या कोई दूसरे दलों की सरकारों का विषय है, ये पूरे संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर में एक वैश्विक महामारी के रूप में सामने आया और सब उससे चिंतित थे और लगातार सबने मिलजुल कर प्रयास किया कि एक बेहतर तरीके से हम इससे किस तरीके से लड़ सकें। लेकिन अब जब ये 2021 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, उसके पहले वैक्सीनेशन की बात है कि वैक्सीनेशन हमारे देश के अंदर में हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयासों से यहाँ की 2 बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण किया, जिसकी मांग न केवल देश के अंदर में बल्कि दुनिया भर के अंदर में है कि वो वैक्सीन उन देशों के अंदर में उपलब्ध हो। अब देश की जो 135 करोड़ जनता है, प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर किस तरीके से वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी स्ट्रेन 2 की बात आ रही है कि फिर से कोरोना कहीं लोगों के बीच में ना फैले, इसके लिए वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। और वैक्सीनेशन के लिए बजट, क्योंकि पूरे देश का मामला है, ये कोई ऐसा महामारी नहीं है कि किसी एक राज्य के अंदर में फैल गया, प्लेग हो गया, गुजरात में फैल गया, बाकी जगह नहीं है, ये पूरे देश के अंदर में है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको वैक्सीनेशन मिले। इसके लिए निश्चित रूप से एक प्रावधान की आवश्यकता है और आपने देखा कि जब केंद्र का बजट आया तो 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें रखा गया। लेकिन आज जो बजट कुछ देर में प्रस्तुत होने वाला है, उसके पहले जो कैबिनेट ने जो बजट प्रस्ताव पास किया था, उसमें मेरी जानकारी है कि जो समाचार पत्रों में यह बातचीत आई कि वैक्सीनेशन के नाम पर 1 रुपए भी बजट के अंदर में कई प्रावधान नहीं किया गया। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी का यह बयान आया था कि क्या केंद्र बताए कि वो वैक्सीनेशन कर सकती है या नहीं, और नहीं तो हम उस पर खर्च करेंगे। लेकिन बजट के अंदर में उसका प्रावधान देखते हैं आगे क्या होता है घंटे के अंदर में। लेकिन जो कैबिनेट से बातचीत आई उसके अंदर में यह है कि वैक्सीनेशन के लिए किसी प्रकार का कोरोना के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं रखा गया। तो मुझे लगता है कि ये अंतर कहीं ना कहीं एक व्यवधान है। जी, प्रावधान रखा गया है या नहीं रखा गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब बजट पेश होगा तो सारे सेक्टर्स पे कितना क्या कुछ रखा गया है उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब कोरोना से पूरा राज्य, पूरा देश जूझ रहा है। मैं इंटरफेयर करूंगा ज्योति जी, क्योंकि देखिए बजट कैबिनेट से पहले पास होता है और कैबिनेट से जो जानकारी प्राप्त हुई, जो बाहर तक बातें आई है, उसमें ये चीजें सामने आई कि उसके नाम पर कहीं कोई प्रावधान नहीं रखा गया। ठीक है, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। विजय जी भी हमारे साथ में है। विजय जी, कोरोना काल में सरकारी जो कर्मचारी थे उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण रही, चाहे हेल्थ के सेक्टर के कर्मचारियों की बात करें, चाहे किसी भी क्षेत्र के कर्मचारियों की बात करें, सभी ने बहुत जूझ के काम किया है। आपको लगता है कि आप लोगों को भी इस बजट से उम्मीद है, तो क्या इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हमारे राज्य ने पिछले 1 साल कोरोना में बिताया भी है, या कुछ उम्मीदें खास? देखिए, उम्मीद तो है, सत्तारूढ़ लोग बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है, तो हमको भरोसा तो है। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना काल में पिछले साल जितने भी शासकीय कर्मचारी, न केवल शासकीय कर्मचारी, आम जनता जिनका भी कोरोना से देहांत हुआ, राज्य सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। यहाँ तक के जो शासकीय कर्मचारी का निधन हुआ, उनके परिवार वाले आज घूम रहे हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। अनुकंपा नियुक्ति में तृतीय श्रेणी के पदों पर 10% का प्रतिबंध है, उसके कारण किसी भी कार्यालय में छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति तक नहीं हुई। तो कोरोना के लिए क्या किया गया, क्या नहीं किया, जमीनी स्तर पर देखेंगे तो कुछ नहीं हुआ। बाकी वैक्सीनेशन के बारे में तो बोल दिए संजय भैया। हमको भरोसा यह है कि आपने जो वादा किया था, हमारा कर्मचारी बोलता है क्या हुआ तेरा वादा। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यह साल किसानों का है, अगले साल कर्मचारियों का होगा। पूरा 2020 बीत गया, कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं हुआ। जैसे ब्राह्मण जी ने कहा, किसानों के लिए साल रहने के बाद तो वो दूसरा साल कोरोना ने ले लिया, ये भी तो ध्यान में रखना होगा। चलिए ना, तीसरे साल में कम से कम हो जाए तो हम संतोष कर लेंगे। जैसे ब्रह्मे जी ने कहा बेरोजगारी, बेरोजगारी दूर करने की बात तो दूर, हमारे माननीय TS सिंहदेव जी ने हड़ताल पीरियड में जब विपक्ष में थे तो आकर मंच में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। दुर्भाग्य है कि ये 2 साल के कार्यकाल में कम से कम 5,000 से अधिक जो प्लेसमेंट में, दैनिक वेतनभोगी में, संविदा में थे, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो हम बेरोजगारी दूर होगी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। आर्थिक संकट को मैं बिल्कुल इसलिए नहीं मानता कि कोरोना में सब मिलकर के काम किए, लोगों ने दान दिया, पैसा दिया, कर्मचारियों ने अपने तनख्वाह दिए। पैसे का सही सदुपयोग होना चाहिए। एक तरफ पैसा नहीं है कर्मचारियों के लिए, दूसरे तरफ बूढ़ा बूढ़ा तालाब को सजाने के लिए करोड़ों रुपया लगा दिया गया। आज वहां लाइट चोरी होना शुरू हो गया। हमारे कलेक्ट्रेट के सामने जो मल्टी पार्किंग बनाया गया 22 करोड़ रुपए का, जब मेरे घर में पैसा नहीं है तो मैं इस तरीके से भी खर्च करूं। ये हर आदमी को चाहिए कि बजट को अपने घर का बजट समझ के यदि बनाए और खर्च करे तो कहीं कोई घाटे की भी बात नहीं आएगी। जनता को और कर्मचारी को, किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। हम तो 7वें वेतनमान में जहां के तहां अटके, रायपुर में केंद्रीय कर्मचारी गृह भाड़ा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, जितने भी भत्ते हैं सबका पुनरीक्षण
कल्याण हुआ। चलिए, हम आज आपकी भी आपकी 60वें अपनी वेतनमान में बातें भी प्राप्त विजय कर जी रहे हैं। लाजमी है, क्योंकि जी, जी। कर्मचारी एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो उम्मीदें सरकार से लगा के रखा है। और तब जब भूपेश सरकार ने कहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। घनश्याम राजू तिवारी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, अभी आप जुड़े हैं, जब हमने संजय जी से ये बात कही बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, तो संजय जी ने कहा कि केंद्र में तो अच्छा खासा प्रावधान किया गया है, 35,000 करोड़ हेल्थ के लिए रखा गया है, लेकिन कैबिनेट में जब ये बजट आया तो वहां पर वैक्सीनेशन के लिहाज से या कोरोना के लिहाज से, सेहत के लिहाज से किसी भी तरीके का कोई प्रावधान किया नहीं गया है। देखिए ज्योति जी, जहां तक बजट के विषय पर तमाम प्रकार की राय देखी जा रही है, सुनी जा रही है, और जैसा कि विजय झा जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनको भी, परंतु एक बात समझना होगा कि 2 वर्ष की ये सरकार है और ये तीसरा बजट राज्य का छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पेश करने वाले हैं। तमाम परिस्थितियां, देश के हालातों में कोरोना काल और लॉकडाउन और कोविड के चलते जो परिस्थितियां आज आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, इन सबको भी बोलना और बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सारी चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करना बेहद आवश्यक है। मूलतः मैं इस बात को कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की यह सरकार है, परंतु मैं सुबह से जब से आईबीसी देख रहा हूं तो आम जनता की जो राय है, उनका सबसे बड़ा मुद्दा, प्रमुख मुद्दा कह सकता हूं तो स्वास्थ्य और शिक्षा। तो निश्चित तौर पर सर्वहारा की ये सरकार है। बजट से मैं कह सकता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ कि राज्य का ये एक ऐसा बजट होगा कोविड काल के बाद कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनता से लेकर शहरी जनता को निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और कोई एक बिंदु को पकड़कर हम उस पर अगर चर्चा करें तो शायद बजट छोटा हो जाएगा, परंतु जो आज हालात निर्मित हैं, उन हालातों के आधार पर जो बजट तैयार हुआ है, चाहे युवाओं के विषय पर हो, चाहे महिलाओं के विषय पर हो, चाहे किसान के विषय पर हो, चाहे फिर उद्योग घरानों के विषय पर हो, हम इस बात को बड़ी बेहतरी से समझते हैं। महंगाई की मार है, मोदी जी की सरकार है, राज्य का बजट और केंद्र का बजट। बेरोजगारी और स्वास्थ्य, मुझे लगता है 2 ऐसे सेक्टर हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना की जरूरत होगी, क्योंकि छोटे छोटे कामगार जो थे उनका तो रोजी रोटी पूरी तरीके से मैं वही जाना चाहता हूं, मैं वही जाना हूं। निश्चित तौर पर आपका प्रश्न लाजमी है। बेरोजगारी, आप जिस विषय पर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, ये पहली सरकार है छत्तीसगढ़ में जिन्होंने सबसे ज्यादा सरकारी भर्ती के लिए रास्ते खोल रखे हैं। आप भी समझते हैं कि कोविड का 1 वर्ष किस तरीके से गया है, हर व्यक्ति, हर नागरिक इस बात को बेहतर रूप से समझता है। बावजूद इसके जो एक पूरी व्यवस्था 14,500 शिक्षक भर्ती की थी, आज वो शिक्षक भर्ती की व्यवस्था सतत रूप से जारी हो गई है। लगातार सूचियां उसमें की जा रही हैं और नाम विद्यार्थियों के जारी हो रहे हैं। मैं एक विषय बेरोजगारी का इसे नहीं कहता, आज कहीं ना कहीं सरकार जिन अपने योजनाओं के आधार पर, अब योजनाओं में तो छत्तीसगढ़ की हम बात करें, चाहे वो गोधन योजना हो, चाहे किसान की आर्थिक उन्नति का विषय हो, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संरचना ऐसी बनी है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब कहीं ना कहीं लिक्विडिटी फ्लो होता है तो निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्रों में उसका प्रभाव दिखता है। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से जब मजबूती आती है तो ऑटो सेक्टर से लेकर तमाम चीजों में उछाल, जहां पूरे देश में पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री भूपेश बघेल जी की जो चतुराई कह सकते हैं या उनकी बुद्धिमत्ता कह सकते हैं, ये उसका बेहद बड़ा उदाहरण है। और एक बात मैं और ज्योति जी एक बात और कहना चाहूंगा, राज्य के बजट पर अपेक्षाएं जनता की होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बजट का आधार होता है केंद्रीय बजट। और जो पिछले बजट में हमने देखा कि महंगाई की मार है, मोदी जी की सरकार है, लेकिन कहीं पर भी आज बजट में कोई रियायत नहीं है। पेट्रोल, केरोसिन के दाम, गैस सिलेंडर के दाम की हम बात करें तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। प्रावधान किए गए हैं, तो क्या राज्य के बजट में प्रावधान किया जाएगा? अगर राज्य में अगर हम बात करते हैं व्यापार की, उद्योग की, तमाम जो सेक्टर्स हैं उसमें अगर इजाफा नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगी? इसके लिए रविंद्र जी भी हमारे साथ में है। बजट का जब चर्चा होती है, बजट का जब जिक्र होता है तो व्यापारी चाहता है कि टैक्स में कुछ उन्हें मिल जाए, फायदा मिल जाए। महंगाई जो बढ़ी हुई है, पेट्रोल डीजल से तमाम जो महंगाई बढ़ी हुई है उसमें कुछ कमी आ जाए तो कभी केंद्र कम कर सकती है, राज्य कम कर सकती है। तो आखिर ये कमांड है किसके हाथ में? और टैक्स का जो पूरा मैनेजमेंट है वो मुझे लगता है कि इस बार बतौर वित्त मंत्री सीएम कुछ करके राहत दे सकते हैं जनता को। देखिए,
यदि आप केंद्र का भी बजट देखेंगे तो किसी प्रकार के नया टैक्स ना तो लगाया गया है, ना कोई राहत दी गई है। तो ये एक जिसे कहें कि असामान्य वर्ष था, और असामान्य वर्ष के बाद किसी प्रकार का नया टैक्स तो नहीं लगाया जाएगा। और इसमें बहुत जो है छूट जो देने की बात है, खासकर जो पेट्रोल डीजल पे जो बात हो रही है कि उस पर क्या राज्य सरकार छूट दे सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई छूट राज्य सरकार के पास कोई इतना स्पेस है कि उसको वो छूट दे सकती है। इसलिए ये एक मिसकंसेप्शन जरूर है। मैं देख रहा था कि जो चर्चा भी हो रही थी, तो असल में जो पेट्रोल डीजल पे जो शेयर, जो टैक्सेशन का जो शेयर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है, राज्य का काफ़ी कम टैक्सेशन है सेंट्रल के कंपेयर में। तो यदि इनिशिएशन केंद्र से होगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि राज्यों के पास अपने जो कहेंगे रिसोर्सेज हैं और संसाधन हैं, उनकी भी कमी है। और पिछले साल यदि आप देखेंगे तो केंद्र सरकार ने लगभग जो टैक्स डिवोल्यूशन होता है राज्यों को, पिछले यदि फाइनेंस मिनिस्टर का बजट यदि केंद्र सरकार का देखेंगे तो उसमें दिया है कि 30% जो करों को राज्य का जो शेयर आता है वो पिछले साल कम हुआ है। तो वो क्योंकि केंद्र सरकार की भी राजस्व में कमी आ गई है, राज्य की भी कमी है, तो केंद्र ने खुद ही पूरे देश के जितने राज्य हैं उनको 30% कम किया है टैक्स डिवोल्यूशन। और तो ये ऐसे में बहुत कोई जो बहुत बड़ी जो छूट इस प्रकार की है वो राज्यों से यदि हम अपेक्षा करेंगे तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा एक ज्यादातर राज्यों से होगी। जी हाँ, ये शुरुआत मैं कहूंगा कि केंद्र से होनी चाहिए। चलिए, केंद्र की जवाबदारी और जिम्मेदारी और जवाब देने के लिए तो संजय जी बैठे हुए हैं। संजय जी, केंद्र के सवाल का जवाब तो दीजिएगा ही, लेकिन अगर राज्य की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये कहा गया कि कोरोना के दौरान भी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं बिगड़ी जैसी दूसरे राज्यों में बिगड़ी। मनरेगा के तहत भी यहाँ पर काम हुआ और जो पलायन करके मजदूर बड़ी संख्या में आए थे उनके लिए भी इंतजाम किया गया। आपको नहीं लगता कि हमारा राज्य दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में रहा पूरे एक साल? देखिए ज्योति जी, कोरोना वर्ष के समय का हम उल्लेख कर रहे हैं बजट के पूर्व यहाँ पर बैठकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के साथ साथ सभी राज्यों ने अपनी पूरी ताकत के साथ में इस कोरोना से लड़ने में अपनी ताकत लगाई है। और छत्तीसगढ़ के लिए मैं कोई लगातार कोई पॉलिटिकल बयान का विषय नहीं है कि मैं लगातार इस पर कोई हमला करूं, लेकिन जो चीज देखने में आई है कि हम एक तरफ ये तो कहते हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, लेकिन हम विकास के मामले को लेकर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले को, चाहे एजुकेशन है, चाहे स्वास्थ्य है, देखिए 2.25 वर्ष है, तीसरा बजट है। इन 3 वर्षों 2.5 वर्षों के अंदर में या कर्मचारी की अपनी समस्याएं हैं, वहाँ उनकी वेतन वृद्धि नहीं हो रही है, वहाँ उनकी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। केवल हम यदि ये सरकार कहती है तो किसानों के मामले को कहती है और फिर कहती है कि किसानों के पास में पैसा होगा तो शहर तक चलकर आएगा, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी। लेकिन एक और ये सरकार लगभग 30,000 करोड़ का कर्जा भी ले चुकी है, जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय से लेकर 2003 से 2018 हमारी सरकार थी। 15 वर्षों के अंदर में यदि हम 41,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेते हैं तो ये सरकार कर्जा लेकर बांटने में विश्वास रखती है, अर्थात प्रति व्यक्ति के ऊपर में कर्जे का बोझ कितना है ये ब्रह्मे जी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इस दौर में भले कोरोना है, लेकिन इस बात को भी हमको लिखित करना पड़ेगा, रेखांकित करना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी निश्चित रूप से कम हुई है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, ब्रह्मे जी के सामने मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि जो पेट्रोल की कीमतों का विषय है और जो टैक्सेस का मामला है, वेट का है, वो मुझे जो जानकारी है कि मूल दर जो है लगभग 30 रुपए प्रति लीटर है, और उसमें जो टैक्सेशन का जो विषय है, जो मुझे जानकारी है कि 16-17 रुपए केंद्र का है और लगभग 40 रुपए जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए हमने भी राज्य सरकार के समय, डॉक्टर रमन सिंह के समय पर हमने वेट कम करके लोगों को राहत, यदि एक और रखता है कि बहुत ज्यादा यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कारण कुछ भी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन तत्काल रूप से कहीं कुछ राहत प्रदान की जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि इस दौर में जब हम कोरोना का समय मान भी रहे, कोरोना का संकट मान भी रहे, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को भी कभी न कभी इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य सरकार जो आय अर्जित कर रही है, जो उन्होंने वादा भी किया था जिन चीजों को हम बंद करेंगे, उदाहरण के लिए एक्साइज की बात करूं कि लगभग 5-7 हजार करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन आपने जो वादा किया था वो नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, आपकी 5-7 हजार करोड़ रुपए की इनकम हो रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की यदि बात आती है तो राज्य सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। अभी आपने ध्यान होगा, शायद उत्तराखंड या किसी राज्य की बात है, वहां पर टैक्स को कम किया गया है, राज्य के टैक्स को कम किया गया, लोगों को राहत प्रदान की गई है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में, इस बजट के अंदर में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से जवाब हम ले लेते हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी भी हमारे साथ में। घनश्याम जी, जब आप पहुंचे थे स्टूडियो, उससे पहले विजय झा ने बहुत सारी बातें की थी। भूपेश है तो भरोसा है, क्या हुआ तेरा वादा, कर्मचारी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर पैसा नहीं था तो सौंदर्यीकरण पे खर्च किया गया, जिसका जिक्र भी, एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में लाखों खर्च कर दिए गए, वहां पर अब चोरियां भी होने लगी।
दूसरी बात संजय जी ने कही कि सरकार कर्जा लेके बांट रही, कर्जा लेकर ही बांट रही है, तो उसका बोझ तो फिर जनता पर ही पड़ने वाला है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिस पर मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। देखिए ज्योति जी, एक बात को बहुत नजदीक से समझने की आवश्यकता है, और अगर राज्य के बजट के विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं तो बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण विषय पर चर्चा मुझे नहीं लगता कि इस बजट के लिए और राज्य के इस बजट के लिए उचित प्रश्न होगा। निश्चित ही विजय झा जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, परंतु नगर निगम की अपनी व्यवस्था होती है, उसके आधार पर किसी भी नगर निगम क्षेत्र में कार्य होते हैं। ये सतत प्रक्रिया है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन मूल विषय ये है, भूपेश है तो भरोसा है। अगर इस नाम पर, इस स्लोगन पर किसी चिंता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनता और छत्तीसगढ़ का हर नागरिक जो इस सरकार के कार्यों को, इनकी योजनाओं को धरातल पर समझता होगा, निश्चित तौर पर उन्हें भरोसा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आने वाला बजट भी भूपेश है तो भरोसा है, ये परिदृश्य आपके सामने दिखाई पड़ेगा कुछ ही घंटों में। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक संजय जी की मैं सुन रहा था कि ये सरकार सिर्फ किसानों के लिए करती है, किसानों के अलावा इनके पास कुछ नहीं। चलिए अच्छा है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने ये माना तो सही कि भूपेश सरकार किसान हितैषी सरकार है, और हम इस बात को बड़ी ईमानदारी से कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया गांव गरीब की यह सरकार है। लेकिन बजट पर जिस प्रकार के प्रश्न आपने पेट्रोल के दाम पर किए, और साथ ही एक हमारे मित्र ने उनसे प्रश्न किया कि केंद्र को इसमें पहल करनी चाहिए, तो इसका कोई जवाब आपको उचित रूप से नहीं मिला, क्योंकि मूल पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम के वाजिब हकदार महंगाई के कोई है तो वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है। ये तमाम राज्यों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने को टैक्स को कम करके पेट्रोल के दाम घटा दे। अरे भाई, जब क्रूड ऑयल के आधार पर देश में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम ऊपर नीचे होते हैं तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है कि क्रूड ऑयल के दाम कम है उसके बावजूद महंगाई अधिक है? तो महंगाई का बोझ मारे आप और उम्मीदें करें राज्य सरकारों से, ये कैसी राजनीति है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश में अगर आज कहीं भी कर्ज लिया जा रहा है ज्योति जी, तो उसको निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता के हित के लिए लिया जा रहा है, और प्रदेश की जनता के हित में कर्ज भी तब भी दिया जाता है। और केंद्र सरकार की बेईमानी देखिए, वो हमारा पैसा जीएसटी और कोयले का देना नहीं चाहते, लेकिन वो कर्जे में पैसा देने के लिए तैयार है। तो ये कैसी राजनीति है? यही बात तो है जो छत्तीसगढ़ की जनता को समझने की आवश्यकता है कि ये मोदी सरकार कहीं ना कहीं सरकारों को आर्थिक बोझ में डालकर इस प्रकार से पक्षपात और प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और ये कहते हैं ज्योति जी, एक मिनट, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर राज्य सरकार कर्जा ले रही है तो उसको चुकाने की क्षमता है तो लेती है, लेकिन हमने कोई भी कर्जा यूं फिजूल खर्ची मोबाइल बांटने के लिए या फिर अन्य प्रकार से भ्रष्टाचार के निर्माण करने के लिए नहीं लिया है। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए, प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए और सक्षम रूप से, पारदर्शिता के रूप से इस कर्ज को लिया है, और ऐसे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी कर्ज लेंगे। ठीक है, आपके इस केंद्र वाले जो सवाल का जवाब तो मैं संजय जी से लूंगी, लेकिन विजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जो उदाहरण आपने दिया था उसका जवाब उन्होंने दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? घनश्याम राजू तिवारी जी को मैं बताऊं कि राज्य के बजट और राज्य के पैसे से ही विकास होता है, चाहे बूढ़ा तालाब का हो। आप बूढ़ा तालाब को बड़ा बुरा लग रहा है तो आप मुझको बताइए कि नगरीय निकाय से होता है, स्मार्ट सिटी के पैसे से होता है, कुल मिलाकर के जनता का पैसा है। आप एक तरफ बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नया राजधानी बनाया, अपने स्वार्थ के लिए बनाया। आज मुझको बताइए कि जब सब चीज अच्छा चल रहा है, क्या जरूरत है 32 एकड़ में राजभवन बनाने का? 32 एकड़ केवल जमीन है जो करोड़ों का है, उसमें बनेगा बिल्डिंग तो और कल्पना कीजिए, मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास। एक तरफ पैसा नहीं है, दूसरे तरफ करोड़ों अरबों का आप निर्माण दूर में कर रहे हैं। आपकी जनता जो सरगुजा और रायपुर पहुंचती, सरगुजा और अंबिकापुर से, वो मंत्रालय जाने के लिए शाम 5 बजे हो जाता है, मंत्रालय बंद हो जाता है। जनता के लिए जो शासन होना चाहिए, पुराना जो मंत्रालय था डीकेएस भवन, उसमें लोगों को आने जाने में सुविधा थी। आप बोल रहे हैं कर्ज की बात, आप कर्ज लेकर के, इनकी सरकार भी कर्ज ली, आपकी सरकार भी कर्ज ली, कर्ज का
पैसा किसी ने अभी तक वापस नहीं किया, केवल ब्याज दे रहे हैं। हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज तो है, तो जब पैसा नहीं है तो ऐसा भी विकास नहीं होना चाहिए जिसमें जनता के ऊपर बोझ पड़े। हम गलत तर्क नहीं दे रहे हैं, अब भरोसा है ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा कितना होगा। मैं एक चीज और बता दूं, किसान विरोधी नहीं हूं, मैं स्वयं किसान हूं, लेकिन जांच करने का विषय है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग होता है। अभी आप ऑनलाइन पता लगाइए, एक किसान 2 लाख 3 लाख का धान बेच रहा है और उसी किसान की पत्नी को 2 रुपए किलो में चावल मिल रहा है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड का। ये दोनों बात कैसे संभव है? तो ये पैसा जो गड़बड़ हो रहा है इसको क्यों जांच नहीं होना चाहिए? एक तरफ आप बोलते थे भाजपा सरकार में बहुत फर्जी राशन कार्ड बना, आप इसका जांच करिए, पैसे का दुरुपयोग ना, सरकार का पैसा नहीं, जनता का काफी पैसा। गंभीर विषय की तरफ विजय जी ने इशारा किया है। घनश्याम जी, मुझे लगता है कि बजट से निपट जाएं आप लोग, तो इस तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो लाखों का धान बेच रहा है फिर वो गरीबी रेखा में 2 रुपए का राशन कैसे ले रहा है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। संजय जी, जो पॉलिटिकल था बयान, मुझे लगता है उसका जवाब आप दीजिए कि केंद्र की मोदी सरकार। देखिए, सबसे पहले ज्योति जी, घनश्याम भाई ठीक है, हमारे मित्र हैं, प्रवक्ता हैं, ठीक है, लेकिन उनको बजट से संबंधित जो प्रावधान है और किस तरीके से बजट का निर्माण होता है, बजट का एलोकेशन होता है, उसको समझने की आवश्यकता है। नगर निगम को भी राशि राज्य सरकार के माध्यम से ही मिलती है और राज्य शासन नगरीय निकाय के माध्यम से उस बजट के अंदर में प्रावधान रखता है कि मैं नगरीय निकाय को 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, पीएचई को मैं 5000 करोड़ रुपए, मैं पीडब्ल्यूडी को 25000 करोड़ रुपए रखूंगा। उसके माध्यम से ही नगर निगमों को, नगरीय निकायों को राशि मिलती है और उसके बाद वो खर्च करते हैं। आप कहते हैं कि नगर निगम की बातचीत नहीं होनी चाहिए, नगर निगम अलग है। नगर निगम के सोर्सेस क्या है? नगर निगम का कोई सोर्स नहीं है, वो तनख्वाह नहीं बांटता, इतनी सोर्स नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं बेहतर तरीके। हाँ, इतना पैसा नहीं निकलता कि वर्ष भर में आप अपनी जो लायबिलिटी है, जो आपका स्थापना व्यय, वो नहीं कर सकते जब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं को मदद नहीं मिले। देखिए, ठीक है, बूढ़ा तालाब की चिंता है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर पैसे का दुरुपयोग 6 महीने के अंदर में जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है पैसे का, वो नहीं होना चाहिए। मूल रूप से आपको क्या काम करना है, स्थायी तौर पर क्या काम करना है, आधारभूत संरचना के लिए क्या करना है, वो आपको तय करना पड़ेगा। आप तालाब सजावने के नाम पर 50 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे और 4 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। खैर, विषय वो नहीं था आज का। देखिए, कर्ज की बात है, आपने कर्ज सरकार लेती है, देश की आजादी के बाद से सरकारें लेती है, मैं इसको नकारता नहीं कि कोई नहीं लेता, लेकिन उसका भी आनुपातिक कि आखिर उस ब्याज का हमारे ऊपर कितना लोड, कितना भार पड़ रहा है। आप यदि 30,000 करोड़ रुपए ले लिए, ठीक है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ब्याज आप यदि पटाएंगे 5-7 8,000 करोड़ रुपए जो अभी निकला था आर्थिक सर्वेक्षण में विषय आया कि 5-7 करोड़ रुपए तो आप ब्याज पटा रहे हैं। अब जो वो ब्याज यदि आप नहीं पटाते तो वही चीज तो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्षेत्र के विकास में कर्मचारियों को पैसा मिलता, लेकिन आप ब्याज पटाते जाएंगे, ब्याज नहीं पटाएंगे अलग बात है, आप चले जाएंगे 23 में, एक अलग विषय की अगली सरकार देखेगी, लेकिन उतना बोझ है ना, आपकी प्राथमिकता ब्याज की है ना। जब ब्याज आप पैसा पटाएंगे 10,000 करोड़ रुपए, तो आप विकास के काम क्या करेंगे, इस बात को समझने की आवश्यकता है। बहुत आवश्यक होता है तब ब्याज लिया जाता है। आप 2 साल क्या तुलना नहीं होगी? 15 साल में 41,000 करोड़ और 2 साल में 30,000 करोड़ रुपए, बिल्कुल तुलना होगी कि आखिर क्या है ये, कर्जे के आधार पर चलने वाला प्रदेश है क्या? एक तरफ आप कहते हैं आर्थिक स्थिति अच्छी, संसाधन है, तमाम प्रकार के विषय हमारे पास सोर्सेज है पैसे के, उसके बाद भी 30,000 करोड़ रुपए का आप कर्जा ले रहे हैं, ऊपर से विकास के काम दिखाई नहीं दे रहे। आज रायपुर शहर के अंदर में एक सड़क दिखाई नहीं दे रही है, कोई इरिगेशन की आपकी योजना नहीं है, कोई पीडब्ल्यूडी की योजना नहीं है। आप यहां पर बैठ के स्काई वॉक को 2 साल आगे पीछे कर रहे हैं, आप यहां पर एक्सप्रेस हाईवे को मेंटेनेंस के नाम पर 2 साल के अंदर में 1 रुपए का खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आपकी योजना क्या है? केवल लोगों को भ्रमित करने का काम है। देखिए, आप करिए, किसानों को मदद करिए, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन ईमानदारी से करिए। राजीव गांधी न्याय योजना पिछली बार आपने रखा था, फोर्टिफाइड बस्तर में फोर्टिफाइड चावल की बात आपने किया था, कई ठो आपने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात करी थी, आपने राजीव मितान योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा था। कहां है? मैं तो पिछला बजट देख रहा था, वहां पे 50% योजनाओं में कहीं कुछ खर्च नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि बजट के अंदर में, चूंकि बजट साल भर के लिए होता है और बजट से अपेक्षा रहती है जो चीज रखें ईमानदारी से रखें, 4 दिन के वाहवाही के लिए बजट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं घनश्याम जी, आप जवाब दे दें इस बात का, मुझे लगता है जवाब देना चाहेंगे आप जवाब दें, उसके बाद में रमेश जी से कुछ चर्चा करें। निश्चित ही ज्योति जी, संजय श्रीवास्तव जी नगर निगम को मेरे से बेहतर समझते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जहां तक एक बूढ़ा तालाब के गार्डन की व्यवस्था पर जितना हाय तौबा भारतीय जनता पार्टी शुरू, वो हमारा ही पैसा है, हमारे स्मार्ट सिटी का पैसा भैया, वो सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए। नहीं, स्मार्ट सिटी का पैसा बताया, केंद्र का पैसा, वो भी आपके पास पैसा नहीं था बूढ़ा तालाब सजाने के लिए। हाँ, आपके पास तो स्काई वॉक जैसे एक मिसाल खड़ा तो निर्णय करिए ना, 2 साल हो गए, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे। सुन लीजिए संजय जी, आप अच्छे प्रवक्ता है, मुझे पता है। नहीं, आप भी अच्छे हो भाई, राजू भाई, ऐसी कोई बात नहीं। सुन तो लीजिए, आप अच्छे प्रवक्ता है, सुन लीजिए। हमारे पास पैसे नहीं है, ये आपने कह दिया, लेकिन बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण पर प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है।
हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर राज्य की जनता को, राजधानी की जनता को एक सुव्यवस्थित गार्डन अगर दिया जाता है तो इसमें प्रश्न करना भारतीय जनता पार्टी का लाजमी हो सकता है। राजभवन की जमीन और मंत्रियों के बंगले को भी सवाल उठाया था विजय जी ने, इसको भी शामिल कर लीजिए। निश्चित। लेकिन क्या आज उस गार्डन में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए परिवार के लोग शाम को चहलकदमी नहीं कर रहे हैं? मैं ये बात बहुत छोटी है, लेकिन मैं इसके बावजूद क्या चाहता हूं, जनता के भावनाओं के अनुरूप उसका विकास हुआ है। लेकिन आपने जो 700 करोड़ रुपए का स्काई वॉक बनाया, जो आज भी मिसाल के रूप में खड़ा है, उसके वो किससे पूछा? क्यों बोल रहे भाई 50-70 करोड़ 500 करोड़ क्यों बोल रहे? कौन सी बात आपने पूछी थी? लेकिन एक ऐसी मनमानी आपने की जो आज भी राजधानी में सीना ताने खड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और ये कांग्रेस है। विजय जी ने प्रश्न किया कि नए रायपुर में सरकारी भवनों की आवश्यकता क्या है। पुराने डीकेएस भवन में यह व्यवस्था हो सकती थी। राज्य की आज आबादी, राज्य की आज जनसंख्या लगातार कहीं ना कहीं बढ़ रही है। हम 15 लाख से बढ़ के आज 17 लाख राजधानी, अकेले राजधानी में हो चुके हैं। 3 करोड़ के आसपास हमारी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या होने जा रही है। और एक पुराने रायपुर में पुरानी व्यवस्थाओं में अगर सरकारी संस्थाएं चलेंगी और हमारे पास अगर बड़ी जमीन है जहां व्यवस्था की जा सकती है, भाई नए रायपुर की जो व्यवस्था और संरचना जिन्होंने भी की थी, आज बताइए वहां पशु पक्षियों के अलावा कौन रह रहा है? लेकिन अगर राज्य सरकार वहां अपने स्वयं की व्यवस्था में जाकर रहते हैं और वो एक आइडिया, मुश्किल तो यही है घनश्याम जी, मुश्किल यही है। चाहे बीजेपी की बात करें, नया रायपुर बसाने की बात थी, आपके सौंदर्यीकरण से आप बताइए कि आम व्यक्ति को यहाँ पर क्या लेना देना है। चर्चा मैं करूंगी क्योंकि डिबेट में इस तरीके का, 1 मिनट मैं चर्चा करूंगी आपसे। को आपने आज की प्राथमिकता दी है, अगर तैयार था तो हमने पहले ही जिक्र किया था। घनश्याम जी आप बोल सकते हैं, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो का मतलब है कुछ नया निर्माण या निर्माण के दिशा में कुछ काम हो गए सरकार की तरफ से बजट में? इस बात को समझना पड़ेगा, जो लगातार मुख्यमंत्री जी पिछले 2 वर्षों में कड़ी मेहनत और लंबे विचारों के बाद और एक संघर्ष उनका राजनीतिक जीवन में रहा है, चाहे वो सदन की बात करें या सड़क की बात करें, वो बेहतर रूप से छत्तीसगढ़ को समझते हैं, इस छत्तीसगढ़ की माटी को समझते हैं। और निश्चित तौर पर किसान पुत्र होने के नाते उनका दर्द किसानों के प्रति अत्यधिक रहता है, इस बात को हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन इस बात को कहना उचित होगा, जो बजट आना है जिस पे तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, उस पर 2 लाइन जरूर कहना वाजिब होगा। वक्त कितना मुश्किल हो, रफ्तार नहीं थमने देंगे, चुनौतियां लाख ही हो, छत्तीसगढ़ को रुकने नहीं देंगे। ये जो अवधारणा लेकर मुख्यमंत्री जी ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना की है, आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर इस बजट में राज्य की जनता को, राज्य के किसानों को, राज्य की महिलाओं को, राज्य के मजदूरों को और राज्य के कर्मचारियों को भी इसमें कहीं ना कहीं लाभ होने वाला है। और निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। ठीक है संजय जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी से ज्यादा बजट का दबाव घनश्याम राजू तिवारी जी के ऊपर में दिखाई दे रहा है। चलिए आप, धन्यवाद संजय जी, आपने इस बात को समझा। एक सुन तो ले, इसलिए कि प्रश्न कुछ होता है, जवाब कुछ और देते हैं। और शायरी आपने कहा, लेकिन मेरी शायरी सुन ले, और ये सरकार के लिए मैं कह रहा हूं कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी तुझे यकीन नहीं है। क्या बात है, जमीन बिल्कुल समाप्त हो गई है, लेकिन यकीन नहीं कर रहा। सुन लीजिए बाकी राज्य, मैंने सुने, एक मिनट राजू भाई, एक मिनट, मैं पूरे शहर के हिसाब से मैं ट्रैफिक व्यवस्था की बात कर रहा था, आप मेरे क्षेत्र विशेष की बात आपने कर दिया। आपने कहा कि आप 2 बार 3 बार चुनाव जीते, इस बार हार गए। तो भैया, हारने की बात यह है कि भूपेश बघेल जी भी 2008 में चुनाव हार गए थे। याद है कि सुन लो मेरी बात, 2009 लोकसभा में तो राजी, तो सुनो तो, मोहम्मद अकबर हारे, किसका नाम बताओ, सुनो तो, साहू हार गए, किसका बताओ, कुलदीप हार गया, विकास हार गए, सुनो तो, अरे सुनने की आदत डालो। दूसरा विषय ये, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आज आप उसकी चिंता कर रहे हैं, मेरी आज और कल की बात नहीं है। फिर हम कहेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं किया जब दिग्विजय सिंह के समय, मैं उस विषय पर नहीं, आपने दिग्विजय सिंह के समय क्यों नहीं किया, आपने 58 साल क्यों नहीं किया, फिर मैं पीछे चले जाऊंगा, तब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, जब जिसकी जिम्मेदारी है, क्या ये सत्य नहीं है? सब तरफ चलिए सुनिए संजय जी, हाँ, पूरा जवाब देने के लिए तैयार हूं मैं। हाँ, सुन तो लो, सवाल तो सुन लो, कहां चलना है, चलिए सवाल तो सुनो। सवाल सुनोगे तब होगा ना।
सवाल करूंगे? स्वागत है। हाँ, चलिए ये मुझे बताइए कि अभी शांति नगर की जमीन, कर्मचारी नेता यहां पर बैठे, इरिगेशन के कर्मचारी जो लोग वहां पर 50 साल से रह रहे हैं, वहां पर जो 32 एकड़ की जमीन है, वहां का क्या मामला है? घपले का मामला पूरी गूंज सुनाई दे रही है प्रदेश के अंदर में। अब मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि जिस पर चर्चा हो रही है हमारी, अब वो बजट पेश होने जा रहा है विधानसभा में।